हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं फिर से गुप्त काल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने देखा था कि गुप्त काल के अंदर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का एक सब टॉपिक गणित मैथमेटिक्स के अंदर किन किन लोगों ने काम किया, कौन कौन से नए आविष्कार किए, वो हमने देख लिया। आज हम देखेंगे कि एस्ट्रोनॉमी के अंदर, खगोल विज्ञान के अंदर किन किन लोगों ने क्या क्या अच्छा काम किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट आपको पता होगा गणित के मामले में काफी ज्यादा फेमस हैं। जीरो का आविष्कार इन्होंने किया, दशमलव प्रणाली का आविष्कार इन्होंने किया, पाई का मान इन्होंने बताया। तो ये सारी चीजें हैं वो इन्होंने की। ये तो उनका मैथ के क्षेत्र के अंदर योगदान था। उसके अलावा इन्होंने एस्ट्रोनॉमी के अंदर भी काफी योगदान दिया। इन्होंने बताया कि जो पृथ्वी है वो हमारी गोल है और वो अपनी धुरी के ऊपर घूमती है। अर्थात पृथ्वी आपको पता होगा कि दो तरह से घूम रही होती है। एक तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही होती है और एक खुद अपने आप अपने ही कक्ष के ऊपर घूम रही होती है, जिसके आधार पर दिन और रात बनते हैं। तो वो दिन और रात बनने की जो प्रोसेस है और जो अपने कक्ष पे घूमने का जो काम है, वो जो आर्यभट्ट इन्होंने गुप्त काल के दौरान बता दिया था। उसके बाद में इन्होंने बताया कि जो चंद्र ग्रहण है वो कैसे लगता है और सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। उससे पहले क्या था कि जब गुप्त काल से पहले का जो समय था, जिस समय खगोल शास्त्र के अंदर इतना ज्यादा काम नहीं हुआ था, तो उस समय लोगों का मानना था कि जो ये ग्रहण लगते हैं ये ग्रहों के आपस के अंदर इनका क्लय होता है और उस क्लय के दौरान ये आपस के अंदर इनका जो युद्ध होता है और उस युद्ध के दौरान जब ग्रहण लगता है, जैसे सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य नहीं दिखाई देता। तो कहा गया कि जो सूर्य है वो छिप जाता है, वो कहीं पे छुप जाता है। और उसी प्रकार अगर चंद्र ग्रहण लगता है तो चंद्र ग्रह वो छुप जाता है, उस चारों ग्रह उसको घेर लेते हैं। तो ये पहले की धारणा थी, लेकिन इन्होंने खंडन किया कि ऐसी बातें नहीं है। जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण है ये एक विशेष प्रोसेस के द्वारा, चंद्र ग्रहण है वो पूर्णिमा के दिन लगता है और जो सूर्य ग्रहण है वो अमावस्या के दिन लगता है। ये तीनों उसी दिन एक सीध में आ जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने बताया कि जो वर्ष है उस वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि 365 के अलावा 2586805 इस प्रकार से इन्होंने इसको आगे भी डिवाइड किया था, दशमलव से भी आगे। दशमलव से आगे क्यों किया इसने? क्योंकि दशमलव की खोज भी तो इसी ने की थी, इन्होंने ही। वैसे देखा जाए तो ये जो मैथ और एस्ट्रोनॉमी है, इन दोनों के अंदर कैलकुलेशन का काम होता है। तो ये दोनों का विकास है वो गुप्त काल के अंदर। दोनों का जो व्यक्ति गणित के क्षेत्र में काम करेंगे वो एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र के अंदर भी काम करेंगे। और वैसे देखो, किसी किसी लोगों को इंटरेस्ट होता है कि जैसे सूर्य कैसे छिप रहा है, वैसे चांद है ये कैसे घट बढ़ रहा है। तो सभी को थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट होता है इस चीजों के अंदर। तो इस काल के दौरान कुछ लोगों को इनमें इंटरेस्ट था। तो इन्होंने जो बताया है 365 दिन होते हैं और उसके बाद में 2586805 इनके आगे जो डिजिट है वो आगे चलती जाती है। जो आज के जो वैज्ञानिक हैं, आज के वैज्ञानिकों ने भी यही बताया है 365 दिन 0.25, अर्थात ये जो इतना डिजिट है ये दोनों का सेम है। उसके अलावा इनके अंदर कुछ माइनर मात्रा के अंदर कुछ विभिन्नताएं हैं देखने को मिलती हैं, क्योंकि अब ये जो मॉडर्न है, अभी मॉडर्न इक्विपमेंट के द्वारा इनको देखा गया है। और हालांकि उस समय इतने मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं थे। जो आर्यभट्ट है इनकी फेमस पुस्तकों के अंदर आता है, एक तो है 10 गिनती का सूत्र और एक अगली है आर्या सटसत और एक है आर्यभट्टियम। ये जो आर्यभट्टियम है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि आर्यभट्टियम है ये 499 ईस्वी के अंदर लिखी गई थी और इसके 4 पार्ट है। पहले पार्ट के अंदर इन्होंने दशमलव प्रणाली से संबंधित जो नियम है वो प्रतिपादित किए हैं। दूसरी है उसके अंदर आपको रेखा गणित देखने को मिलेगा। उसके अंदर आपको जो संख्या सिद्धांत है, त्रिकोणमिति है और बीजगणित है वो देखने को मिलेगा। इसके 2 पार्ट हैं। तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट वो पूरी तरह से खगोल शास्त्र को डेडिकेटेड है। अर्थात ये जो आर्यभट्टियम है ये हाफ तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है और ये हाफ ही खगोल शास्त्र से रिलेटेड है। इसके अलावा आर्यभट्ट ने और क्या क्या किया, अर्थात जो इन्होंने इसका आविष्कार किया है नई नई चीजों का खगोल शास्त्र के अंदर, तो वो किस मकसद से किया है? तो मकसद कई हो सकते हैं। एक मकसद है पंचांग की सटीकता लगाने के लिए, अर्थात आप ग्रहों का जो अध्ययन है वो कर सके अच्छे ढंग से।
कि कब पूर्णिमा आएगी, कब अमावस्या होगी। उसके अलावा जलवायु एवं वर्षा के स्वरूप का ज्ञान, अर्थात मानसून कब आएगा, कब आपकी जलवायु गर्म होगी, कब आपकी जलवायु वो ठंडी होगी। तो ये पूरा जो ज्ञान है वो उस समय आर्यभट्ट ने लगाया। अर्थात इनको ये समझना था, इसको एज ए फन समझो कि इसको ऐसे समझना था कि अच्छा गर्मी कब आती है, अच्छा सर्दी आती है तो उससे पहले क्या मौसम बनता है और सर्दी के बाद में कैसा मौसम होता है, तो बारिश के अंदर क्या सिस्टम होता है। तो ये क्यों किया था, क्योंकि उस समय एग्रीकल्चर मुख्य थी, आज भी है इनफैक्ट। तो खेती के लिए उपयुक्त समय कौन सा होगा, बिजाई के लिए कौन सा होगा, कटाई के लिए कौन सा होगा, तो ये सारी चीजें जानने के लिए इनके ऊपर काम किया गया। इसके अलावा इन्होंने जाना कि अगर कोई व्यक्ति है वो समुद्र के अंदर जाना चाहता है और या फिर रेगिस्तान के अंदर जाना चाहता है तो वो रात में जाएगा, वो जरूरी थोड़ी रात में ही जाए, लेकिन वो अगर दिन में जाता है तो रेगिस्तान भी काफी लंबे हैं, समुद्र भी काफी लंबे हैं, तो उनके अंदर रात भी होगी। तो रात के अंदर तो उससे भी कोई डर लगता है, क्या पता कोई भूत आ जाए, तो ऐसा होता नहीं है। तो ये इन्होंने इसके नजरिए से जो खगोल शास्त्र है इसके अंदर अध्ययन करके इन्होंने बताया कि जो कौन उत्तर दिशा कौन सी होगी, दक्षिण दिशा कौन सी होगी। तो अर्थात दिशाओं का अध्ययन करने के लिए इन्होंने रात के समय दिशाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इनके ऊपर ज्यादा वर्क किया। उसके अलावा व्यापार वाणिज्य के दौरान जब आप नौका विहार के अंदर जाते हैं, समुद्र के अंदर यात्राएं करते हैं जल के अंदर, तो आपको नौका विहार के अंदर जैसे जल ज्वार भाटा कब आएगा, जैसे इसके अंदर लिखा है ज्वार भाटा कब आएगा, कब आपको समुद्र के अंदर जाना चाहिए, तो वो चीजें हैं। उसके अलावा इन्होंने कुंडली बनाने के लिए और नक्षत्र विज्ञान के ऊपर इन्होंने काफी अच्छा काम है वो किया है। जैसे जो कुंडली बनाई जाती है वो नक्षत्र को देख करके बनाई जाती है, जैसे राहु नक्षत्र है, केतु नक्षत्र है, तो इस प्रकार के हैं, तो उनको अध्ययन करके फिर बनाई जाती है वो। क्यों, जैसे आप देखोगे कि नक्षत्र हैं वो भी एक फिक्स एरिया के अंदर होते हैं। अर्थात जैसे ये समझो कि नक्षत्र होते क्या है, मान लो ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर ये ग्रह है हमारे, मुख्यतः 8, पहले 9 थे, अब एक को हटा दिया। तो कुछ क्या है कि छोटे 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 हैं ग्रह, ग्रह तो खैर क्या है उनको, लेकिन छोटे छोटे तारा हैं, हम कह सकते हैं तारे हैं, उनका एक ग्रुप है, उसी ग्रुप को कहा गया नक्षत्र। अब इनका क्या है कि ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं। तो जैसे एक फिक्स टाइम होता है कि आज ये नक्षत्र यहाँ पे हैं, तो दूसरे कुछ समय के बाद ये नक्षत्र यहाँ पे होंगे और फिर कुछ समय बाद यहाँ पे होंगी। अर्थात इनकी गति को निर्धारित है इनकी गति। ये नहीं है कि आप जो बाइक चला रहे हैं तो कुछ किलोमीटर आप 50 किलोमीटर भगा रहे हैं, फिर आप 100 किलोमीटर भगा रहे हैं, पुलिस वाला दिखा था आपने वहीं पे रोक दिया, आपकी गति है वो ऊपर नीचे हो रही है, तो ऐसा नहीं था। इनकी जो गति होती है वो फिक्स्ड होती है, तो फिक्स्ड गति होती है, उसी के आधार पर इन्होंने अंदाजा लगाया कि जन्म कुंडली किस प्रकार से निर्धारित की जाएगी। तो ये था आर्यभट्ट। उसके बाद इससे अगला आता है ब्राह्मीरा। जो ब्राह्मीरा है उसका जन्म 6वीं शताब्दी ईस्वी के अंदर होता है और ये उज्जैनी के रहने वाले हैं और इन्होंने कई पुस्तकें लिखी। उन पुस्तकों के अंदर प्रमुख है पंच सिद्धांतिका, व्रत जातक, व्रत सिद्धांत, लघु जातक, योग माया अर्थात योग यात्रा, ये इनके अंदर प्रमुख है। और ये हैं वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन रहे हैं। और इन्होंने क्या किया, जो ज्योतिष शास्त्र है उस ज्योतिष शास्त्र को 3 भागों में बांटने का काम किया। एक पहला ज्योतिष शास्त्र वो जिसके अंदर गणित जैसी कैलकुलेशन होती है, गणित ज्योतिष कहा गया उसे। एक दूसरा है जिसके अंदर आप कुंडली बनाने का जो काम है वो करते हैं, होरा या फिर जातक, जिसके अंदर कुंडली निर्माण से संबंधित प्रोसेस होता है। तीसरा इन्होंने फलित ज्योतिष बताया है। फलित ज्योतिष एक अलग प्रकार की विधा है, जिस प्रकार से आप कैलेंडर के अंदर देख रहे होते हैं कि उस राशि की ये आज का जो शुभ दिन है वो है, जैसे न्यूज़पेपर के अंदर भी आता है, वो क्या है, फलित है। जैसे उसके अंदर लिखा होता है कि आपको धन लाभ होगा, आपको सावधान रहना चाहिए, स्वास्थ्य सेवा, ऐसा कुछ वो लिखा होता है। तो वो सभी लोग पढ़ते भी हैं उसको कि आज हमारी राशि में क्या लिखा है, तो वो है फलित ज्योतिष। वो फलित ज्योतिष के प्रणेता ब्राह्मीरा को माना जाता है, अर्थात इन्होंने ही शुरुआत की थी इससे फलित ज्योतिष की। इसके अलावा इन्होंने बताया कि जो बृहत संहिता है, जो इनकी पुस्तक है, उस पुस्तक के अंदर इन्होंने बताया कि जो पेड़ पौधे हैं उन पेड़ पौधों को कौन कौन से रोग हो सकते हैं, उनके रोगों को के बारे में बताया और फिर उनकी रोगों के निवारण के लिए उपचार बताया और उस उपचार की विधि भी बताई। अर्थात पूरी तरह से पेड़ पौधों से रिलेटेड जो उपचार और रोग व्यवस्था है, पेड़ पौधों की जो मेडिकल साइंस है, उस मेडिकल साइंस का इन्होंने बृहत संहिता नामक ग्रंथ के अंदर चर्चा की है।
इसके अलावा ये वास्तुशास्त्र, प्रतिमा शास्त्र और चित्र शास्त्र के अंदर भी काफी ज्यादा फेमस रहे हैं। उसके अलावा हमारा जो अगला है वो है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने क्या, इनकी जो पुस्तकें हैं वो है ब्रह्म स्फुट या फिर ब्रह्म सिद्धांत, ये दोनों पुस्तकें एक ही हैं। और दूसरी पुस्तक है खंड खाद्य। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। जो अलफजारी नामक व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने इसी पुस्तक को अरबी भाषा में अनुवाद किया और उसको नया नाम दिया असित हिंद, अर्थात असित हिंद है वो अरबी भाषा में लिखी गई हमारी जो ब्रह्म सिद्धांत है उसी का अनुवाद है। अगला है खंड खाद्य। जो खंड खाद्य है उसकी जो अरबी भाषा के अंदर अनुवाद है वो अल बलूनी नामक जो व्यक्ति है उसने की है और उसको नाम दिया अल अरकंद। तो इस प्रकार से ब्रह्मगुप्त है। और जो आपने नाम सुना होगा न्यूटन का, न्यूटन ने जो ला दिया है, न्यूटन का ला भी जिसे बोला जाता है और गुरुत्वाकर्षण बल भी बोला जाता है, जिसके कारण पृथ्वी के ऊपर जितनी भी चीजें हैं वो वापस ही पृथ्वी के ऊपर आ जाती हैं एक लिमिट तक। अर्थात पृथ्वी के ऊपर जैसे मार्कर में ऊपर से नीचे गिरा रहा हूं तो पृथ्वी तक जब ये आ रहा है तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। यही बात है गुप्त काल के दौरान हमारे ब्रह्मगुप्त ने बता दी थी कि प्रकृति के अंदर एक विशेष नियम है जिस नियम के आधार पर पृथ्वी के ऊपर वस्तुएं हैं वो आकर के गिर जाती हैं। और उसके बाद में अगला है कि खगोलीय 9 प्रकार के खगोलीय यंत्र हैं जिनका उस समय विकास हुआ, उसमें महत्वपूर्ण योगदान है वो ब्रह्मगुप्त ने दिया है। तो इस प्रकार से हमारा ये था। और इसके अलावा भी कई विद्वान हुए हैं जिसके अंदर भास्कर प्रथम भी आता है और भी कई आते हैं, लेकिन ये मुख्यतः हमारे कंपटीशन एग्जाम या फिर किसी भी डिग्री कॉलेज या फिर किसी डिग्री कोर्सेज के अंदर यही 3 पूछे जाते हैं। खगोल विज्ञान के अंदर आर्यभट्ट है, ग्राहवीरा है और ब्रह्मगुप्त है। आशा है कि आपको ये तीनों पसंद आए होंगे और पसंद आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।